हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 6 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ डेली के डेली टेलीग्राम पे अपलोड हो जाती है, तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो डेली की पीडीएफ होती है करंट अफेयर की, आप इसे पूरा पढ़ा करें, क्योंकि इसमें मैं आपको इसके साथ साथ स्टैटिक जीके की भी जानकारी कई सारी देता हूँ। ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा 2000 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है चाइल्ड मैरिजेस के केसेस में। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाल विवाह किया हुआ है, तो इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये है आसाम सरकार। आसाम के अंदर मुख्यमंत्री हैं हिमांता बिस्व शर्मा। आसाम सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले ही ये डिसाइड किया था कि आसाम के अंदर ऐसे लोग जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं से शादी करेंगे, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006 के अंतर्गत। और अगर ऐसे लोग जिन्होंने उनमें से भी 14 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से अगर शादी करी है, तो उनके खिलाफ ये केस तो दर्ज होगा ही होगा, और साथ में सेक्सुअल वायलेंस का भी केस यहाँ पर दर्ज कर लिया जाएगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो आसाम सरकार ने इसको दो क्लॉज में बांट दिया है। इनका कहना है कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका से आप विवाह नहीं कर सकते हो, और उसमें भी अगर 14 साल से कम की बच्ची के साथ अगर किया है आपने विवाह, तो उस केस में उसको डायरेक्ट सेक्सुअल वायलेंस माना जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो सेक्सुअली अब्यूज का केस भी उसमें दर्ज किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक संगीन अपराध होगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में कानून है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से आप शादी नहीं कर सकते हैं। और आसाम में गवर्नर कौन है? गवर्नर है इस टाइम पे गुलाब चंद कटारी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी एनडीडीबी के साथ पैक्ट साइन किया है? एनडीडीबी का मतलब है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। पूरे भारत भर में दूध के उत्पादन पर नजर रखता है ये संस्थान। दूध के लिए क्या मानक होंगे, पनीर, दही, इन सब के लिए हर वो चीज जो कि डेयरी प्रोडक्ट है अपने आप में, उसमें अंडे भी आ जाते हैं। तो एनडीडीबी का काम यह है कि उनके लिए मानकों को निर्धारित करना। तो एनडीडीबी के साथ आसाम सरकार ने पैक्ट साइन किया है। इसके लिए आसाम सरकार ने 2000 करोड़ की धनराशि भी आवंटित करी है। इस पैसे की मदद से आसाम के अंदर नई यूनिट्स खोली जाएंगी दूध के उत्पादन के लिए। आसाम सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि अगले 7 सालों में आसाम के अंदर 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जाए। और जितना भी उत्पादन हो रहा है, ये उत्पादन उससे हटकर ही होगा। और आसाम में पिछले साल ही 2 नए नेशनल पार्क बने हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। जो यहाँ के नेशनल पार्क हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम जरूर ध्यान रखें। जो 2 नए नेशनल पार्क बने हैं, एक का नाम है देहिंग पतकाई। देहिंग पतकाई ये पिछले ही साल बना है। और एक बना है रायमोना नेशनल पार्क। तो ये दो तो अभी नए हुए, जिनकी वजह से 7 हो गए। इससे पहले जो 5 थे उसमें है ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क, काजीरंगा और मानस। ये सारे हैं। आईसीएफआरई की डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर पहली महिला अधिकारी ये कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये 1991 बैच की फॉरेस्ट ऑफिसर है कंचन देवी। इनको अपॉइंट किया गया है आईसीएफआरई के डायरेक्टर जनरल के रूप में। यहाँ पर आईसीएफआरई का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो जाहिर सी बात है देहरादून में ही इन्होंने पदभार संभाला हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आईसीएफआरई के अंदर किसी महिला को डायरेक्टर जनरल की पोस्ट मिली हो। इससे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि हाल ही में ये इंडियन नेवी में पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं जिनको नेवल वॉरशिप की कमांड दी गई है। तो इनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली, ठीक है। और इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स में पहली ऐसी महिला अधिकारी कौन है जिन्हें एडीसी की पोस्ट मिली है। तो इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी। क्या नाम है? मनीषा पाड़ी। तो आप ये अब तीनों चीजें ध्यान रखिए। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के अंतर्गत भारत के अंदर हर वो कंपनी जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ी हुई है, सब ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत के अंदर हाईटेक सर्विसेज के साथ इंटरनेट को प्रोवाइड किया जाए। इंटरनेट के कई सारे एजेंडाज हैं, जैसे कि अभी भी कई सारे एरियाज में डेटा पैकेट लॉस्ट हो जाते हैं। अभी भी कई सारे ऐसे एरिया हैं भारत के जहां पर प्रॉपर इंटरनेट की सर्विस नहीं है, जबकि आज की डेट में इंटरनेट की जो
सर्विस है वो बहुत ही बेसिक नीड्स में मानी जाने लगी है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाए और पहले से बेहतर किया जाए। इसमें टेली कम्युनिकेशन कंपनीज ने भी हिस्सा लिया और दुनिया के कई देशों ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया गया है। दरअसल ये एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम हाथियों को डिटेक्ट करने का काम करेगा। आपको पता है हर वर्ष ट्रेन के सामने आ जाने से कई हाथियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो सर्विलांस सिस्टम है इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है गजराज सिस्टम। अब देखिए ये जो सर्विलांस सिस्टम है इसको पोल्स के पास लगा दिया गया है। जो रेलवे के जो पोल्स होते हैं जिन्हें आप पटरियों के किनारे पर देख सकते हो, तो वहां पर ये रहेंगे। और ये दिन हो या रात हो दोनों ही टाइम पर ये दूर से ही हाथियों को डिटेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही ये किसी भी एलिफेंट को डिटेक्ट करेंगे तो अगर उस रूट पर कोई भी ट्रेन आ रही है तो उसके लोको पायलट को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो पहले से ही सचेत हो जाएंगे। और पिछले साल अगर बात करें तो 350 हाथियों की मृत्यु हुई है करीब करीब पिछले साल के डेटा में। जिसमें से हर तरीके के केसेस हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट की चपेट में आ जाने से कईयों की मृत्यु हुई है। कई तो अब्यूज किए गए हैं। जैसे कि पिछले बार का एक केस आया था। एक दक्षिण भारत के एक राज्य में एक व्यक्ति ने हाथी को पटाखे खिला दिए थे। ठीक है। और वो पटाखा अंदर जाके उसके पेट में ही फट गया। इस तरीके के एब्यूजिव केसेस भी आए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो तस्करी वाले भी केसेस रहते हैं जिनमें हाथियों की जान चली जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर एक्सीडेंट वाले जो केसेस हैं उनको रोकने के लिए गजराज सिस्टम को लॉन्च किया गया है। और अगर भारत में देखें तो मूल क्षेत्र वो कौन से हैं जहां पर हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं या फिर हाथियों का घर उन्हें बोला जाता है? तो केरल हो गया, आसाम हो गया, और पश्चिम बंगाल में भी हाथियों के घर हैं। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जहां पर हाथी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अभी हम सभी को पता है, मैं आपको इसके बारे में 2 बार बता चुका हूं पिछले सप्ताह में भी, कि वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट COP28 का आयोजन यूएई के अंदर किया जा रहा है दुबई में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिन के लिए हिस्सा लेने के लिए गए थे। और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस भी किया था कि क्लाइमेट के लिए भारत ये टारगेट लेकर चल रहा है कि 2030 तक भारत के अंदर जितना भी कार्बन का उत्सर्जन है उसको 45% तक हम कम कर देंगे। और 2050 तक भारत को नेट जीरो कर देंगे एमिशन में। तो ये वही मीटिंग है जिसके अंतर्गत यूनाइटेड अरब अमीरात ने धनराशि कितनी आवंटित करी है? इन्होंने $30 बिलियन की धनराशि आवंटित करी है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इस समिट का मेन उद्देश्य ये है। देखो इस समिट के अंतर्गत इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। जो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, दुनिया भर में क्लाइमेट एक्शन के चैलेंजेस को टेक केयर करने के लिए धनराशि को अपने पास संरक्षित करेगा। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अब फंडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एल्टेरा। क्या नाम है? एल्टेरा। तो एल्टेरा नाम का ये जो प्लेटफॉर्म है ये अबू धाबी का ही प्लेटफॉर्म है। और इसी में $30 बिलियन की धनराशि आवंटित करी है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। क्योंकि इस बार यही इसको होस्ट कर रहे थे तो शुरुआत इन्होंने ही करी है। अब दुनिया भर के कई सारे देश यहाँ पर फंडिंग करेंगे। एल्टेरा ये टारगेट लेकर चल रहा है कि 2030 तक ये अपनी फंडिंग में $250 बिलियन ऐड करेंगे। तो फिलहाल $30 बिलियन तो इनको डायरेक्टली मिल गया यूएई से। और यूएई में प्रेसिडेंट कौन है? जायद अल नहान, ये यहाँ पर प्रेसिडेंट है। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, इसको कौन से देश में लॉन्च किया गया है? तो इसको भारत में लॉन्च किया गया है। और भारत में कहाँ पर? गुरुग्राम में इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए ये हॉस्पिटल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। इसको आप बहुत ही आसानी से असेंबल कर सकते हो, अनपैक्ड भी कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें जो आपको कैंपेनिंग वाले टाइप के दिख रहे हैं ना टेंट, यही बेड का काम करेंगे। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर आपको बेड दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके के 72 बेड की फैसिलिटी है इसमें। आप इनको रख के एक लोडर से एक से दूसरी जगह भी ले जा सकते हो। तो आप सोचिए आप मिनटों में 72 बेड का एक हॉस्पिटल यहाँ पर बना सकते हो। इसके अलावा इस किट में सर्जरीज के इतने सारे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं कि एक टाइम पर 200 पेशेंट्स को हैंडल किया जा सकता है। तो ये अपने आप में कॉम्बैट वॉर फैसिलिटी के अंतर्गत भी आ जाता है। इंडियन आर्मी को इस तरीके की फैसिलिटीज़ की हमेशा से ज़रूरत रही है। उनके पास इस तरीके की चीज़ें हमेशा तैयार रहनी चाहिए। हायर एल्टीट्यूड में जैसे कि सियाचिन वगैरह हो गया, वहाँ पर हमारे जवान -50 में तैनात रहते हैं।
तो ऐसे कंडीशंस में कई बार उनकी कंडीशंस बिगड़ती भी हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यूज़ करी जा सकती हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। इवन रिमोट एरियाज़ में भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। और जैसे कि अभी कोविड की महामारी आई थी, तो कोविड की महामारी में हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरीके की महामारियों से निपटने के लिए भी ये अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका है। अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है डिजी फार्मेट। क्या नाम है? डिजी फार्मेट। और इस पोर्टल की खास बात ये होगी कि पूरे भारत भर में अगर आपको दवाइयों की जानकारी चाहिए तो आपको इस पोर्टल से मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप फार्मेसी सेक्टर में आना चाहते हैं और आप एक जॉब सीकर हैं, आपको जॉब चाहिए, तो आप जॉब के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे इसी में। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, जो अपनी डिग्री वगैरह कर रहे हैं फार्मेसी में, उनको भी उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एक तरीके से कई सेवाएं ये प्रोवाइड कर रहा है फार्मेसी के सेक्टर में, जिसका नाम है डिजी फार्मेट। और आपको पता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई थी? जब भारत आज़ाद हुआ था उसी टाइम पे 1948 में स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, और इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल। क्या नाम है? मोंटू कुमार पटेल। ये कौन है जिन्होंने अपने करियर का पहला हीरो वर्ल्ड चैलेंज टाइटल अभी हाल ही में जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है स्कॉटी शेफलर। ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं और अमेरिका में डलास स्टेट से आते हैं ये। तो इन्होंने अभी हाल ही में अपने करियर में पहली बार हीरो वर्ल्ड चैलेंज टाइटल जीता है, और ये टाइटल जब इन्होंने जीता तो वहां पर टाइगर वुड्स भी मौजूद थे। ये केवल 27 वर्षीय खिलाड़ी हैं, और इस पुरस्कार के साथ जो इन्हें प्राइज मनी मिली है, $1 मिलियन, $1 मिलियन का प्राइज मनी इनको मिला है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडियन नेवी डे मनाया गया, और इस बार इंडियन नेवी ने नेवी डे को होस्ट किया है कहाँ से? सिंधुदुर्ग से। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, सिंधुदुर्ग फोर्ट से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर हिस्सा लिया था। तो इसी उपलक्ष्य में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक और किला आता है जिसको बोलते हैं राजकोट फोर्ट। इस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक नया स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। तो इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले साल ही आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया गया था, जो कि पूरे तरीके से इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये जो आईएनएस विक्रांत की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उस टाइम पर इंडियन नेवी का एक नया एनसाइन भी लॉन्च किया गया था। और ये जो नया एनसाइन है, ये मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपनी नेवी बनाई थी, वहीं से लिया गया था। ये कौन सी जगह है जहां पर आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये जगह है मलेशिया। इस बार इसका आयोजन मलेशिया में किया गया। बड़ी बात यह रही कि ये जो इनोवेशन फोरम है, इसके अंदर दुनिया भर के कई सारी इनोवेशंस करने वाले लोगों को सराहा गया और उनको सम्मानित भी किया गया। भारत से 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। एक तो हैं मिस्टर दीपक भराली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक हैं दीपक भराली, इन्होंने इनोवेशन करी हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनको सम्मानित किया गया। दूसरे एक व्यक्ति हैं सुनील शिंदे। दीपक भराली आसाम से आते हैं, और सुनील शिंदे जो हैं ये महाराष्ट्र से आते हैं। और इन्होंने सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग के लिए एक फोल्डिंग मशीन बनाई हुई है, तो इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। और तीसरी हैं एक स्टूडेंट, ये हैं मिस आंचल अग्रवाल। क्या नाम है? आंचल अग्रवाल। ये दिल्ली से आती हैं। तो इन तीनों को सम्मानित किया गया है यहाँ पर। और आसियान की अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। यह कौन सा संस्थान है जिसको अभी आईएसएसए विजन जीरो 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है ईएसआईसी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ईएसआईसी वही संस्थान है, कल को जब आपकी सरकारी नौकरी लगती है तो उस टाइम पर आप देखोगे कि हर महीने का आपका इंश्योरेंस ईएसआईसी से ही किया जाता है। मतलब कभी भी आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, कभी भी मान लीजिए कुछ अनहोनी हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह, तो आपका सारा इलाज का खर्चा ईएसआईसी ही उठाता है। तो ये वही है। और इस संस्थान को बहुत पहले ही स्थापित किया जा चुका था। एक तरीके से आप बोल सकते हो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं है ये भारत में जितनी भी एमएनसीज हैं उनके लिए भी टाई अप इनका रहता है, उनको भी इंश्योरेंस देने का काम करते हैं। तो जिस तरीके की इन्होंने सर्विसेज दी हैं, इसके लिए
अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक हेल्थ एंड सेफ्टी कांग्रेस का आयोजन किया गया था, वहां पर इनको सम्मानित किया गया है। इस बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ का 23वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है, जहां पर यह सम्मानित किए गए हैं। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप में से कौन बता सकता है? जिसे पता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस राज्य के विधानसभा में एक नए म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इन्होंने राज्य की जो विधानसभा है उसी के परिसर में 2000 स्क्वायर फीट का, कितना, 2000 स्क्वायर फीट का एक नया म्यूजियम इनॉग्रेट किया। इस म्यूजियम के अंदर पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि से आने वाले जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, और उसके बाद आज़ादी के बाद भी कई सारे ऐसे एमएलएज हो गए जिनका कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा योगदान रहा, उन सभी के चित्रों को लगाया गया, जिसमें आप देख सकते हो रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, ठीक है, और कई सारे राजनीतिज्ञ भी हैं जिन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस बेहतर काम किया है। वैसे भी पश्चिम बंगाल का इतिहास बहुत बड़ा है, क्योंकि आप ब्रिटिशर हो या फ्रेंच हो, उस टाइम पर भी हमेशा पश्चिम बंगाल सबसे बड़ी कॉलोनी ब्रिटिशर की भी रहा था एक टाइम पे। तो अपने आप में इंपॉर्टेंस काफ़ी हो जाती है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में गवर्नर कौन है? इस टाइम पे गवर्नर हैं सीवी आनंदा बोस। कौन है? सीवी आनंदा बोस। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं जो सहारा रेगिस्तान है इसमें चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? जुरान, करबुरान, हरमेटन, या फिर हबूब? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। 2024 के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस जीके का मेरा जो फाउंडेशन बैच है ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपके सिलेबस के आधार पर मैंने कवर कराई हुई है। तो आप इस बैच को एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा डेली क्विज का भी ऑप्शन आता है, तो आप इन क्विज को भी अटेम्प्ट करें। यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा और फ्री का अनुभव मिलेगा। ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आप मेरी पीडीएफ भी अवेल कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हिंदी और इंग्लिश में। ये सारे ऑप्शंस एग्जाम इंजन में ही अवेलेबल हैं। अगर आप मेरा रिकॉर्डेड हिस्ट्री, रिकॉर्डेड पॉलिटी, इस तरीके के स्पेसिफिक बैच लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।